हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारे टॉपिक है डाइऑक्सीजन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है और डाइऑक्सीजन को साधारण शब्दों में ऑक्सीजन गैस भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले डाइऑक्सीजन के भौतिक गुणों की और फिर उसके बाद हम समझेंगे डाइऑक्सीजन के रासायनिक गुणों को। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुणों को हम पॉइंट वाइज यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। पहले इस सेंटेंस को समझते हैं, फिर वीडियो में आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि डाइऑक्सीजन की एक अच्छी खासी मात्रा वायु में उपस्थित है। लगभग 21% मात्रा होती है वायु में। आप सोचो, यदि ऑक्सीजन गैस का कोई रंग होता तो वायु में वो रंग हमको दिखाई देता, जबकि वायु का कोई रंग नहीं होता है, अर्थात डाइऑक्सीजन या फिर कहें आप ऑक्सीजन गैस रंगहीन होती है। दूसरी बात, वायु का कोई गंध नहीं होता, यानी ऑक्सीजन गैस गंधहीन है, और वायु का कोई स्वाद भी नहीं होता, अर्थात ऑक्सीजन गैस जो है वो स्वादहीन गैस है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको अब ध्यान रहेगा। ठोस अवस्था में इसका रंग हल्का नीला होता है, तो ये बात ध्यान रखें कि जो डाइऑक्सीजन है गैस अवस्था में वो रंगहीन होती है, लेकिन ठोस अवस्था में इसका रंग हल्का नीला होता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह जल में अल्प विलेय है। तो आप इतनी बात को तो पहले से ही समझते हैं। आप जानते हैं जो ध्रुवीय विलायक होता है उसमें ध्रुवीय विलेय ही विलेय होते हैं। जल एक ध्रुवीय विलायक है, तो जल में अगर हम ऑक्सीजन को घोलेंगे तो ऑक्सीजन की अल्प मात्रा घुलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन अध्रुवीय पदार्थ है। ध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय पदार्थ अल्प मात्रा में ही विलेय होते हैं। तो जल ध्रुवीय विलायक है, ऑक्सीजन अध्रुवीय पदार्थ है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन अल्प विलेय होगी जल में। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कमरे के ताप पर प्रति 100 मिलीलीटर जल में 3 मिलीलीटर ऑक्सीजन विलेय होती है, जो जलीय जीवों की श्वसन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। तो यदि हम कमरे के ताप पर 100 मिलीलीटर जल लें और उसमें ऑक्सीजन को घोलने की कोशिश करें तो 3 मिलीलीटर ऑक्सीजन घुलेगी, जो कि काफी अल्प मात्रा है, लेकिन यह मात्रा जलीय जीवों के श्वसन के लिए पर्याप्त होती है। आप जानते हैं जल में रहने वाले जीव जैसे मछलियां वगैरह जल में घुली हुई ऑक्सीजन से ही अपनी श्वसन प्रक्रिया को पूरा करती हैं। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह 90 केल्विन पर द्रवित होती है तथा 55 केल्विन पर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होने पर भी आणविक ऑक्सीजन, जिसका फार्मूला O2 होता है, अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक होती है। ये पॉइंट आपको पहले से ही ध्यान होगा। क्लास 11th में आपने जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी तो वहां पे आपने प्रूव किया था कि डाइऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन O2 जो है ये अनुचुंबकीय होती है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसको हम केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही समझा सकते हैं। तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। वैसे तो आपको ध्यान होगा ही कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है, यानी कि ऑक्सीजन O2 में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो ऑक्सीजन परमाणु में 8 और दूसरे ऑक्सीजन परमाणु में 8, यानी 8 8 16। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है। इस आधार पे हम सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सभी युग्मित होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होती है। इसके बारे में डिटेल में आपने क्लास 11 में पढ़ा था। अगले पॉइंट को देखते हैं। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, O16, 17 और O18। आप जानते हैं समस्थानिक एक ही पदार्थ के ऐसे परमाणु होते हैं जहां पे परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है। तो यहाँ पे आप देखिए एक ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16, फिर 17, फिर 18 है। तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ये थे भौतिक गुण। उम्मीद है कि ये गुण आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब बात करते हैं डाइऑक्सीजन के रासायनिक गुणों की। उत्कृष्ट धातुओं जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, इनको छोड़कर उत्कृष्ट धातुओं तथा कुछ उत्कृष्ट अधातुओं के अतिरिक्त डाइऑक्सीजन से सभी धातुओं और अधातुओं से अभिक्रिया करती है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन काफ़ी क्रियाशील है, ये सभी धातुओं और अधातुओं से अभिक्रिया कर सकती है, लेकिन कुछ उत्कृष्ट धातुएं हैं जैसे प्लेटिनम और गोल्ड, इनसे अभिक्रिया नहीं करेगी। और कुछ अक्रिय अधातुएं, उत्कृष्ट मीन्स अक्रिय होता है, तो कुछ अक्रिय अधातुएं होती हैं जहां पर ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं करती है। अगली बात आप ध्यान रखें कि डाइऑक्सीजन की अभिक्रियाएं प्रायः प्रबल ऊष्माक्षेपी होती हैं, क्योंकि ये दहन है और आप जानते हैं दहन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। परंतु अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तो जब अभिक्रिया होने लगेगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, लेकिन अभिक्रिया स्टार्ट तभी होगी जब आप बाह्य ऊष्मा देंगे, यानी कि उच्च ताप अवेलेबल कराएंगे, जो कि बाहरी तापमान होगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि डाइऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन द्विआबंध होता है और इसकी वियोजन ऊष्मा काफ़ी उच्च होती है। इसका मान होता है 493.4 किलो जूल पर मोल। तो इस ऊष्मा को जब देंगे तभी ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटेंगे और ऑक्सीजन क्रिया अपनी प्रारंभ करेगी। यानी कि अगर डाइऑक्सीजन को हमको क्रिया कराना है और क्रिया को स्टार्ट करना है तो पहले हमको बाहर से उच्च तापमान देना होगा। लेकिन एक बार जब अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी, अर्थात वहां पे तापमान ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगा। अगली बात आप ध्यान रखें कि डाइऑक्सीजन की अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा ही अभिक्रिया को जारी रखती है। तो केवल शुरू में आप ऊष्मा दें ताकि अभिक्रिया प्रारंभ हो जाए, और एक बार अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी, तो वहां से ऊष्मा उत्पन्न होती रहेगी और वही ऊष्मा अभिक्रिया को आगे चलाने में मदद करेगी, अभिक्रिया को जारी रखेगी। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डाइऑक्सीजन की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को। अभी हमने बात किया कि ऑक्सीजन जो है वो धातुओं से क्रिया करती है। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम धातु से यदि ऑक्सीजन की क्रिया कराए तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ऐसे ही एल्युमिनियम धातु से क्रिया कराए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। एक बात आप ध्यान रखिए कि जब भी ऑक्सीजन धातुओं से अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनेंगे। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में, विशेष ताप और दाब की परिस्थितियों में ही कुछ धातुएं पराक्साइड बनाती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके, लेकिन सामान्यतः धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड ही बनाती हैं। तो इस तरह आप ध्यान रखें कि कैल्शियम ऑक्सीजन से क्रिया किया कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम से ऑक्सीजन क्रिया से बनाए एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी प्रकार अधातुएं भी अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे फास्फोरस की क्रिया कराएं ऑक्सीजन से तो यहाँ पे बनेगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये इसका डायमर है, तो P4O10 हो गया है। कार्बन की अभिक्रिया कराएं तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाती है। तो ऐसा तब होगा जब ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ जाएगी। यदि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगी। ये बात आप ध्यान रखें। जब आपने पढ़ा था तत्वों का निष्कर्षण चैप्टर, तो आपने पढ़ा था जो सल्फाइड होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ जिंक सल्फाइड है, इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दी गई तो जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आप काफी परिचित है इस बात से, तत्वों के निष्कर्षण चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा। अगली बात कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन से ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोकार्बन का दहन होगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। तो जैसे यहाँ पे CH4 रखा गया, आप कोई भी हाइड्रोकार्बन रखेंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनेगा डाइऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। उम्मीद है ये अभिक्रियाएं आपको समझ में आई होंगी। ये काफ़ी आसान अभिक्रियाएं हैं जिसके बारे में आप क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ उत्प्रेरकी अभिक्रियाओं की। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है, ये आगे भी आपको मिलती रहेंगी। जैसे यदि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस की क्रिया कराएं वेनोडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में तो यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त होती है और यह अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण के संपर्क विधि की एक चरण है। जब आगे आप पढ़ेंगे संपर्क विधि तो वहां पर आप इस अभिक्रिया को पढ़ेंगे। तो कई बार ये पूछा जाता है कि संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो आप ध्यान रखें वेनोडियम पेंटाऑक्साइड का या फिर यहाँ पे प्लेटिनम का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन साधारणतः वेनोडियम पेंटाऑक्साइड का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि वो काफी सस्ता होता है। दूसरी आप उत्प्रेरकी अभिक्रिया ध्यान रखें कि यदि HCl से ऑक्सीजन गैस की क्रिया कराएं CuCl2 की उपस्थिति में तो यहाँ से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है
और इस प्रक्रम को, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं डीकन प्रक्रम। और डीकन प्रक्रम क्लोरीन के निर्माण की एक अच्छी विधि है। तो क्लोरीन निर्माण के डीकन प्रक्रम में भी ऑक्सीजन का उपयोग हम करते हैं और ये अभिक्रिया कराते हैं। आगे हम लोग वर्ग 17 को स्टार्ट करेंगे, वहां पे हम लोग इस प्रक्रम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थे रासायनिक गुण। उम्मीद है कि ये रासायनिक गुण आपको समझ में आए होंगे। आगे हम बात करते हैं डाइऑक्सीजन के उपयोग की। जीवों की श्वसन प्रक्रिया में डाइऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं हम डाइऑक्सीजन से ही श्वसन करते हैं। आप देखते हैं कई बार मरीज होते हैं या फिर गोताखोर या पर्वतारोही अपने साथ एक सिलेंडर ले जाते हैं। उस सिलेंडर में डाइऑक्सीजन गैस होती है। और वो सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि गोताखोर जब समुद्र की गहराई में चले जाएंगे या फिर पर्वतारोही जब पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे तो वहाँ पे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उनको श्वसन के लिए। तो इसलिए वो पहले से ही अपने साथ ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ले जाते हैं। और मरीजों को, यानी कि जो कोई बीमार है उसको श्वसन प्रक्रिया में काफ़ी दिक्कत है, तो वहाँ पे उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर से सप्लाई किया जाता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है। तो पदार्थों के दहन में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में होती है। तो आप जानते हैं वेल्डिंग से धातुओं को हम आपस में जोड़ते हैं, धातु के टुकड़ों को। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग देखते हैं। अनेक धातुओं के उत्पादन में, जैसे स्टील के उत्पादन में डाइऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। द्रव ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जैसे ईंधनों का दहन करके रॉकेटों को ऊपर उठने के लिए जो दबाव होता है वो प्रदान कराया जाता है। तो द्रव ऑक्सीजन द्वारा हम रॉकेट ईंधनों का दहन कराते हैं, जिससे रॉकेट ऊपर उठते हैं। आप देखते हैं जब भी रॉकेट ऊपर उठता है तो नीचे बहुत सारी गैसें होती हैं, धुआं होता है जो नीचे जाता है, और उस दबाव के कारण ही रॉकेट शुरू में ऊपर उठता है। तो वहाँ पे जो दबाव उत्पन्न होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन जैसे ईंधनों का दहन कराते हैं हम द्रव ऑक्सीजन की सहायता से। अभी हमने पीछे बताया आपको कि द्रव ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है। तो दोस्तों ये थे उपयोग। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की अगली वीडियो में।